हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एलपीएससी के बारे में स्टडी करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस सीरीज में हम देश के प्रमुख एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टडी कर रहे हैं और इस सीरीज में हमने सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस में जैसे मेंशन किया हुआ है वैसे सारे इंस्टीट्यूट को पढ़ना शुरू किया था। और आज इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं एलपीएससी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर। उसको हिंदी में कहते हैं द्रव्य प्रणोदन प्रणाली केंद्र। ठीक है ना, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो पहले हम बात कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है उसके अंदर इसरो है। ठीक है ना, ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कुछ ऑटोनोमस या स्वायत्त बॉडीज भी होती हैं जो देश में काम कर रही हैं और कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी होती हैं। ऐसे ही इसरो के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं एलपीएससी के बारे में। ठीक है ना, तो एलपीएससी के बारे में हम आज पढ़ने वाले, ये रहा एलपीएससी। तो मतलब ये जो एलपीएससी है ये इसरो के अंतर्गत ही आता है। तो ये हमको बेसिक मालूम होना चाहिए कि कौन सा संस्था है जो उसका प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन किस संस्था के अंतर्गत होता है। तो प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, उनके अंतर्गत इसरो है और ये सारी इसरो की संस्थाएं हैं जो उसके रिसर्च सेंटर की तरह या यूनिट की तरह कार्य करती हैं। तो एलपीएससी जो है इसरो के अंतर्गत ही आती है। तो अब यहाँ जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है कि यह लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पूरी तरीके से जो फ्यूल होता है उसका रिसर्च होगा। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि देखो ये होते हैं सॉलिड बूस्टर्स जो एक तेज गति देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक समय बाद ये जो है टूट के अलग हो जाते हैं, इनका काम जब खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो मुख्य रूप से ये जो बूस्टर्स होते हैं ये सॉलिड फ्यूल की तरह इनमें उपयोग किया जाता है, मतलब ठोस ईंधन है इनमें उपयोग किया जाता है। तो ये बूस्टर्स होते हैं। तो आजकल अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है और आगे जो रिसर्च होने वाली है उसमें ये बूस्टर जो है रीयूजेबल होने लगे हैं। जैसे कि एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स है, वो ये जब बूस्टर्स बनाती है तो वो स्पीड के द्वारा जो है सैटेलाइट ऊपर तक छोड़ते हैं और अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा होता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते हैं। तो रीयूजेबल बूस्टर्स जो है आने वाली रिसर्च है। इसके अलावा बीच में लिक्विड कोर रिसर्च होती है और ये हमारा जो मार्क 3 है इसमें ऊपर एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज होती है जो ये ऊपर वाली स्टेज में होता है। ठीक है ना, तो ये अपर स्टेज जो कंबशन होता है उसमें ये बूस्ट देने के काम आता है। ठीक है ना, जब वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने लगता है। तो इस तरीके से ये स्टेजेस होती हैं। तो ये पूरी रिसर्च जो है वो एलपीएससी के अंतर्गत होती है। इसको हिंदी में कहते हैं द्रव प्रणाली, इसको कहा जाता है। तो इस एंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड एंड क्रायोजेनिक कंपल्सन स्टेजेस। ठीक है ना, तो किसी भी लॉन्च व्हीकल को आपको बाहर ले जाना है तो उसमें लिक्विड और जो क्रायोजेनिक प्रपल्सन मतलब वो धक्का देना है, जो वो सारी स्टेजेस जो होती हैं, चाहे वो लॉन्च व्हीकल में हो या फिर दूसरे किसी भी सिस्टम में हो या सैटेलाइट के लिए हो, तो वो फ्यूल की स्टेजेस जो है एलपीएससी के द्वारा ही बनाई जाती हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि जो भी लिक्विड स्टेजेस होती हैं और क्रायोजेनिक प्रपल्सन की स्टेजेस होती हैं वो सारी की सारी रिसर्च और डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, एलपीएससी के द्वारा ही होता है। ठीक है ना, तो चाहे वो प्रक्षेपण वाहनों के लिए हो या उपग्रहों के लिए हो, क्योंकि लॉन्च व्हीकल तो बाहर ले जाता है लेकिन अपनी ऑर्बिट में घूमने के लिए कई बार जो होता है सैटेलाइट को भी फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो वो फ्यूल की रिसर्च और उसका डेवलपमेंट भी जो होगा सैटेलाइट में वो एलपीएससी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ना, चाहे वो लिक्विड फेज में हो चाहे वो क्रायोजेनिक फेज में हो, यह बात अच्छे से आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद इसके 2 कैंपस हैं एलपीएससी के जो देश में काम कर रहे हैं। पहला है हेडक्वार्टर जो एलपीएससी का है वो तिरुवनंतपुरम में है, यही उनका हेड ऑफिस है। यहाँ पे ही पूरी डिज़ाइन की जाती है कि कैसे लॉन्च व्हीकल में फ्यूल का अरेंजमेंट होगा, किस तरीके से वो प्रोसेस करेगा, टेस्टिंग वगैरह हो। दूसरा जो सेंटर है वो बेंगलोर में है, इसे स्पेसक्राफ्ट प्रपल्सन सिस्टम यूनिट कहते हैं, जिसका काम यूनिट की जो सेंसर्स जो होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो एनर्जी कन्वर्ट करने के काम आते हैं, वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेंगलोर में बनते हैं। उन सब की अरेंजमेंट और टेस्टिंग जो है वो हेडक्वार्टर एलपीएससी जो तिरुवनंतपुरम में वहाँ पर होती है। यही बात यहाँ बताई गई। एलपीएससी के 2 कैंपस हैं, पहला तिरुवनंतपुरम में और दूसरा एलपीएससी बेंगलोर में। ठीक है ना, इसके बाद देखो यहाँ से जो यहाँ डिज़ाइन कर दिया गया, यहाँ सारे उसके यूनिट्स बन गए। उसके बाद दोनों को इकट्ठा करके देखो इसको इंटीग्रेशन किया जाता है और वो टेस्टिंग की जाती है। वो कहाँ पर होती है, वो इसरो का प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स है महेंद्रगिरी में, तमिलनाडु में। तो इन दोनों से कंपोनेंट आके इकट्ठे किए जाते हैं और टेस्टिंग के लिए और उनको अरेंजमेंट जो असेंबल है वो कहाँ पे किया जाता है, इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में
किया जाता है, ठीक ना। तो LPSC जो है वो बूस्टर्स बनाएगा, वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है उसके टेस्ट करेगा और बाद में लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट के लिए उसको देगा। और वो टेस्टिंग कहाँ पर होगी? प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में होगी। एक हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहले जो होता था, इसके बनने के पहले 2 सेंटर्स थे जो इंडिपेंडेंटली काम करते थे, ठीक है ना। तो लिक्विड प्रोपल्सन एक्टिविटी जो है लॉन्च व्हीकल कैरिड बाय 2 सेंटर्स। पहला था लिक्विड प्रोपल्सन प्रोजेक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं तरल प्रणोदन प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लिक्विड प्रोपल्सन प्रोजेक्ट LPP। और दूसरा था ऑक्सिलरी प्रोपल्सन सिस्टम यूनिट, ठीक है ना, सहायक प्रणोदन सिस्टम इकाई APSU। इन दोनों को मिला के 1985 में जो है लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम यूनिट बनाया गया था। इसको LPSU कहते थे। पहले एक यूनिट की तरह कार्य करता था, लेकिन बाद में जब रिसर्च और कॉम्प्रहेंसिव होने लगी तो फिर इसको एक सेंटर बना दिया गया 1987 में। तो 1987 के बाद से जो है इन दोनों सिस्टम को इकट्ठा करके अब LPSU बोलते हैं, जो अब हम जिसको नाम से जानते हैं क्या, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर बना दिया गया इसको 87 में। 1985 तक ये एक यूनिट की तरह कार्य करता था, 87 से ये एक सेंटर की तरह काम कर रहा है। तो प्रोपल्सन दोनों में ही है, मतलब जितनी भी प्रणोदन जो होता है, जो भी थ्रस्ट चाहिए होती है, वो सारी की सारी कंबशन फ्यूल से संबंधित रिसर्च जितनी भी है वो यहाँ पर ही होती है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो लॉन्च व्हीकल के बहुत सारे टाइप रहते हैं जो हम ग्रोथ करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, कि जैसे पहले SLV था हमारा, तो उसके बाद देखो ASLV आया, ठीक है ना। तो इनमें टेक्नोलॉजी लगातार इंप्रूव होती जा रही है। उसके बाद देखो PSLV आया, ठीक है ना। और वर्तमान में सबसे एडवांस कौन सा है हमारे पास? GSLV है। तो GSLV के लिए देखो जो भी इसमें जो फ्यूल लगती है, टेक्नोलॉजी लगती है, चाहे वो क्रायोजेनिक इंजन हो, चाहे वो वॉल्व हो, चाहे ट्रांसड्यूसर हो, चाहे सिग्नल के इंस्ट्रूमेंट हो, सारी फ्यूल से संबंधित रिसर्च कहाँ पर होती है? LPSU। ईंधन से संबंधित सही रिसर्च जो है LPSU में ही होती है। मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य आपको याद रखना है, पहला डेवलपमेंट ऑफ जो फ्लूइड कंट्रोल वाल्व होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान पर जो ईंधन है उसका दहन होता है, तो बहुत एडवांस क्वालिटी के वाल्व चाहिए होते हैं, नहीं तो एक साथ पूरा ना फट जाए। तो हमको ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होती है कि धीरे धीरे स्पीड से ही जो है फ्यूल है और फायर के कॉन्टेक्ट में आए और धीरे धीरे वो जले और धीरे धीरे स्पीड बढ़े, ठीक है ना। तो वो रिसर्च यहाँ पर होती है। ट्रांसड्यूसर्स बनाए जाते हैं। ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? ये एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या सिग्नल को कन्वर्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ट्रांसड्यूसर जो होते हैं सभी रेडियो जो भी सिग्नलिंग के इंस्ट्रूमेंट हैं उन सब में उपयोग किए जाते हैं। तीसरा होता है प्रोपेलेंट मैनेजमेंट डिवाइसेस होती हैं। जो प्रोपेलेंट आपने भरा है जो जलेगा, और बीच में इनर्ट गैसेस भी भरी जाती हैं क्योंकि एक साथ पूरा ना फट जाए। तो इसलिए जो होता है उसको एक प्रोसेस के थ्रू, बहुत ही एडवांस प्रोसेस की ज़रूरत होती है, कंट्रोल की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल ज्वलनशील ये पदार्थ होते हैं। तो बहुत एडवांस रिसर्च यहाँ पर जरूरत होती है। तो वो मैनेजमेंट की डिवाइसेस भी यहाँ पर ही बनती हैं। उसके बाद हमको पता है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है जो प्रोपेलेंट बनाने की, जो इसरो आज यूज़ कर रहा है लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट में, वो पूरी रिसर्च भी LPSU ने ही की है। क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी 1985 के आसपास से भारत काम कर रहा है और अब जाके 2013-14 में सक्सेसफुली हम बना पाए हैं और उसको उपयोग कर पाए हैं। और जो हमारा मार्स ऑर्बिटल मिशन था वहाँ पर हमने सक्सेसफुली उसको टेस्ट भी कर लिया है। अब हम उसको बहुत एडवांस फेज में ले जा रहे हैं। तो पूरी क्रायोजेनिक जो फेज होती है, हमने आपको डायग्राम बताया था, ऊपरी जो थर्स्ट चाहिए होती है, जो अपर स्टेजेस थर्स्ट चाहिए होती है, वो क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा ही आती है। क्रायो एक लैटिन वर्ड है जहाँ इसका मतलब होता है लो टेम्परेचर। तो यहाँ ईंधन का दहन जो है वो लो टेम्परेचर पर होता है, इसलिए इसको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ऐसा फ्यूल जो होता है जो लो टेम्परेचर पर जलता है उसको क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट कहते हैं। तो वो सारी रिसर्च भी जो है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की रिसर्च वो यहाँ पर ही होती है। तो ये 4 फंक्शन आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद कुछ मेजर अचीवमेंट्स इनके रहे हैं जो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको बता भी चुका हूं मैं कि जो डेवलपमेंट लिक्विड स्टेज है, क्योंकि पहले जो ASLV SLV वगैरह होते थे वहां पर सॉलिड स्टेट ही होती थी फ्यूल की, मतलब ईंधन मुख्य रूप से सॉलिड स्टेट में ही रहता था। लेकिन अभी आपको पता है कि देखो लिक्विड और हमारा क्रायोजेनिक फेज भी आ गई है। तो PSLV में लिक्विड फेज डेवलप किया इन्होंने, ठीक ना। उसके बाद ASLV PSLV GSLV के लिए हमने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। तो वो सारे सैटेलाइट जो इनके द्वारा लॉन्च किए गए
गए हैं सब में जो है LPSU के द्वारा बनाए गए प्रोपेलेंट ही उपयोग किए गए हैं। उसके बाद इनसैट सीरीज थी हमारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, IRSS सीरीज है जो कि हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इनमें भी जितने भी इनका प्रोडक्शन हुआ है LPSU के द्वारा ही बनाए गए प्रोपेलेंट लॉन्च व्हीकल में लगाए गए हैं। ठीक है, यही बात हिंदी में लिखी गई है कि PSLV के लिए तरल प्रणोदक चरणों का विकास, SLV3 के लिए नियंत्रण प्रणाली, ASLV, GSLV, इन सब के लिए जो प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी उपयोग की गई है वो LPSC के द्वारा ही बनाई गई है। दूसरा अचीवमेंट, LPSC ही डेवलप्ड इंडिजिनस क्रायोजेनिक्स अपर स्टेज फॉर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV के लिए जो इंडिजिनस क्रायोजेनिक अपर स्टेज जो टेक्नोलॉजी बनी है हमारी वो इसरो द्वारा ही बनाई गई और 2007 में इसको टेस्ट कर लिया गया था। तो ये इंडिजिनस बनी हुई है। भारत ने क्रायोजेनिक इंजन और अपनी टेक्नोलॉजी अपने देश में खुद बनाई है, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि अमेरिका और रशिया जो है बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे थे और बहुत एक्सटर्नल प्रेशर था ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भारत को। इसलिए भारत ने जो है 1985-90 के बाद से लगातार काम करके अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाई और अब जाके जो है 25, 30, 40 साल बाद जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट की जा चुकी है। अभी हमारा जो मार्स ऑर्बिटल मिशन था उसमें भी यही उपयोग किया गया, चंद्रयान 2 में भी वही उपयोग किया गया। अब जाके जो गगनयान आने वाले हैं और अब आने वाले सभी एडवांस जो मिशन है उनमें GSLV उपयोग किया जाता है, जहां पर यही सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी फ्यूल के लिए उपयोग की जाती है और वो LPSU के द्वारा ही बनाई गई है। तो आप अच्छे से याद रखना कि GSLV के लिए जो स्वदेशी निर्मित क्रायोजेनिक अपर स्टेज विकसित किया गया है वो इन्होंने ही बनाया था और इसरो के द्वारा इसको 2007 में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। ये 2 मेन अचीवमेंट हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, बहुत एडवांस में नहीं जाना है। जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई उतना याद रखना है। तो मेंस में यदि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो आप 100 वर्ड में या यदि शॉर्ट में आता है 3 मार्क्स में तो भी आप अच्छा आंसर लिख सकते हो। इतनी टेक्नोलॉजी काफ़ी है। तो ये GSLV मार्क 3 जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी अपर स्टेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ये जलेंगे फिर ये लिक्विड जलेगा, उसके बाद क्रायोजेनिक स्टेज आएगी, इसलिए अपर स्टेज में ये थ्रस्ट देता है, इसलिए इसको अपर स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। आप कमेंट करके आपका फीडबैक जरूर देना कि आपको ये कैसा लगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।